अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 फॉर लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कानून शहादत ऑर्डर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉ गेट के लिए वो सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जो आपका QSO है इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 20 मार्क्स हैं लॉ गेट के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 166 आर्टिकल्स हैं और कंप्लीट कानून शहादत ऑर्डर है आपका लॉ गेट के सिलेबस के अंदर। अब देखें, जब इसके आर्टिकल्स ज़्यादा हैं इट मीन्स के आपको यहाँ पर क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं देगा, यहाँ पर आपको सिंपल ही क्वेश्चंस पूछेगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल आता है QSO से रिलेटेड वो आता है कि ये जो कानून शहादत ऑर्डर है ये रिपील कौन से लॉ से हुआ था? इट वॉज रिपील्ड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये आपने याद रखना है। ये यहाँ से देखें इंट्रोडक्शंस, इसका जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है और इसके जो इंटरप्रिटेशन वाला जो क्वेश्चन है यानी कि आर्टिकल नंबर 2, यहाँ से एक सवाल लाजमी आता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसकी पासिंग डेट क्या है? इसकी पासिंग डेट है 28 अक्टूबर 1984। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ ये कि इसके अगर स्कोप या इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात आ जाए, एप्लीकेबिलिटी कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और इसका स्कोप कहाँ पर है, तो इसके अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ वेयर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन आर्बिट्रेशन एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फैमिली कोर्ट्स। कि आपकी जितनी भी फैमिली कोर्ट्स है वहाँ पर और आर्बिट्रेशन के अंदर आपका कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जितने भी कौज़ाए जुडिशल और जो है आपके जितने भी मैटर्स हैं, चाहे फिर वो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, XYZ, सारे के सारे जितने भी आपकी प्रोसीडिंग्स है सब प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन एंड फैमिली कोर्ट्स। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट याद रखा कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन आर्बिट्रेशन एंड फैमिली कोर्ट्स, अब आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ बैठ जानी चाहिए कि ये इन दोनों पर एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स कि बाकी अदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वहाँ पर आपके जो कानून शहादत ऑर्डर है ये एप्लीकेबल है। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब अगर आर्टिकल नंबर 2 सेकेंड आर्टिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, इंटरप्रिटेशन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? कोर्ट। कोर्ट के अंदर उसने हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि कोर्ट इंक्लूड्स जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। कि कोर्ट के अंदर आपके जितने भी जजेस हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए और उनके बिहाफ पे या उनकी जगह कोई भी पर्सन आ सकता है जो कि ओथ ले सके या फिर जो है आपका एविडेंस ले सके। उसके बाद आ जाता है सेकंड डॉक्यूमेंट। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो कानून शहादत ऑर्डर के तहत एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कोई चीज़ लिखी है, ये वाइट बोर्ड है, इस पर अगर कोई चीज़ लिखी है, XYZ, कोई प्लेट है, कोई गिलास है, कोई भी सब्सटेंस, आपने वर्ड क्या याद रखना है? एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी किसी किस्म का जो सब्सटेंस है उस पर अगर कोई भी चीज़ लिखी है तो वो आपका डॉक्यूमेंट है। विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, जो यूज हो सके एज एविडेंस एनी मैटर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑन एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ पर एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अगर कोई चीज़ लिखी है, चाहे फिर वो एक्सप्रेसली हो चाहे फिर वो इम्प्लाइडली हो, और वो सब्सटेंस रिकॉर्ड हो सके एज डॉक्यूमेंट, तो उसको हम जो है डॉक्यूमेंट कहेंगे और वो एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सके। उसके बाद आ जाए एविडेंस। अब अगर एविडेंस की बात की जाए तो देखें एविडेंस के अंदर उसने इंक्लूड किया कि एविडेंस या तो होगा आपका ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स। जब उसने बात की
के स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट के अलावा उसने क्या कहा, उसने कहा ऑल डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स के आपके जो भी एविडेंस होते हैं या आइदर वो होते हैं आपके ओरल एविडेंस या होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें बताया इसने डेफिनेशन क्लॉजेस के अंदर, फैक्ट। व्हाट इज फैक्ट, कि फैक्ट क्या है। फैक्ट मीन्स कोई भी हकीकत। यहाँ पर उसने जो डेफिनेशन बताई फैक्ट की वो ये बताया कि बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, आपके हिस के जरिए से कोई भी चीज़ परसीव की जा सके, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने डिस्क्राइब किया एज फैक्ट, कि वो क्या है, वो आपका फैक्ट है। उसके बाद आ जाएं, अगर हम फैक्ट के बाद अगर हम आर्टिकल नंबर 3 की बात करें, देखें ये तो हो गए इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने डिस्कस की। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 किस चीज़ की बात करता है, आपका जो आर्टिकल नंबर 3 है वो बात करता है आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की, कि कौन कॉम्पिटेंट है एज बीइंग अ विटनेस और कौन गवाही दे सकता है। अगर हम कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 डिफाइन करता है किसको, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को। अब आर्टिकल नंबर 3 आप खोलें, अगर आर्टिकल नंबर आप 3 खोलते हैं तो वहाँ पर सिंपली आपको जो है एक क्लियर डेफिनेशन मिल जाती है किस चीज़ की, जो हमें ये बताती है कि जो भी आपके वर्ड है, क्या बताया इसने आर्टिकल नंबर 3 ने, हु मे टेस्टिफाई, हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। आर्टिकल नंबर 3 सिंपली ये बताता है कि एवरी पर्सन, आपने ये वर्ड क्या याद रखना है, एवरी पर्सन, कोई भी गवाही दे सकता है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी कि कोई भी शख्स गवाही दे सकता है इफ ही कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर। कोई भी शख्स अगर किसी सवाल को सही तरीके से समझ सकता है और उसका दुरुस्त जवाब दे सके तो वो आपका क्या है, वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है। आइदर वो मेल हो, आइदर वो फीमेल हो, आइदर वो चाइल्ड हो, आइदर वो जो है आपका ओल्ड एज हो, या फिर कोई भी शख्स हो, तो वो जो है कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है। उसके बाद उसने हमें कुछ यूं बताया कि प्रोवाइडेड एट, लेकिन अगर कोई भी शख्स जो कि कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है लेकिन वो कन्विक्ट हो चुका हो कोर्ट के अंदर, इज अ जेल्ड विटनेस। यहाँ पर जो वर्ड आ जाता है वो आ जाता है जेल्ड विटनेस, कि अगर कोई जेल्ड विटनेस है, तो देखें अगर कोई भी शख्स जेल्ड विटनेस होगा और उसने जो है झूठी गवाही दी हो, कोर्ट में झूठी गवाही दी हो, तो वो जो है टेस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने फर्दर प्रोवाइडेड डेट ये बताया कि अगर वो रिपेंड हिज वेज का मतलब क्या है, कि वो जो है तौबा कर चुका हो और उसने या तो फिर जो है वो उस राह पर वापस आ चुका हो कि अब दोबारा वो झूठी गवाही नहीं देगा, तो फिर क्या है कि फिर वो टेस्टिफाई कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, आपने सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हर शख्स गवाही दे सकता है जो कि सवाल को समझ सके और उसका दुरुस्त जवाब दे सके। वो क्या है, वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है। ये हमें किसने बताया, आर्टिकल नंबर 3 ने। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो जो लुनेटिक है इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, जो लुनेटिक है वो भी आपका एक जो है कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है। उसका रीज़न क्या है कि एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, वो सवाल को सही तरीके से समझ सकता है और उसका दुरुस्त जवाब अगर दे सकता है, दैट मीन्स कि वो जो है आपका कॉम्पिटेंट विटनेस है। उसके बाद आ जाएं, इसको अगर आप इंटरलिंक करें आर्टिकल नंबर 17 के साथ। आर्टिकल नंबर 17 किस चीज़ की बात करता है, कॉम्पी कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस की बात की हमारे पास आर्टिकल नंबर 17 ने। अब आर्टिकल नंबर 17 ने कुछ यूं कहा कि जितने भी आपके हुदूद के मैटर्स हैं, अब जो हुदूद के मैटर्स हैं वहाँ पर कौन कौन गवाही दे सकता है। तो
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 17, पॉइंट ये याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 17 सिर्फ और सिर्फ मेल गवाही दे सकता है, दूसरा मुस्लिम गवाही दे सकता है। वहां पर तो क्या था कि मेल हो, फीमेल हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, एवरी पर्सन था। यहाँ पर क्या था, एवरी पर्सन, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। और यहाँ पर क्या है, मेल हो, मुस्लिम हो, और जो है आपका एक एडल्ट हो, और चौथा तस्किया शहूद। तस्किया अल शहूद। तस्किया अल शहूद का मतलब क्या है, जो कि तस्किया से, ये वर्ड कहाँ से निकला है, तस्किया अल शहूद तस्किया से निकला है कि जो पाकीज़ा गवाह हो। तो ये सारी की सारी क्या है, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 17 कॉम्पिटेंट विटनेस है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ विटनेस की बात की जाए तो देखें, वन मेल एंड वन मेल और टू फीमेल्स, या तो दो मेल्स होंगे, टू मेल्स, और दो मर्द, या फिर और वर्ड क्या याद रखना है आपने, और वन मेल एंड टू फीमेल। ठीक हो गया, वन मेल एंड टू फीमेल। अब कुछ उलमा इकराम के नज़दीक उन्होंने ये कहा कि जो 4 फीमेल्स हैं ये भी कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन अगर ऐसा एमसीक्यूज के अंदर अगर ऐसा पॉइंट आ जाता है तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता तो आपने सिर्फ और सिर्फ टिक करना है किस पे, टू मेल्स और वन मेल एंड टू फीमेल्स, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आप आ जाएं आर्टिकल नंबर, जो वर्ड क्या है, और वन मेल एंड टू वुमेन, ठीक है ना, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आर्टिकल 17 के तहत जो अपने हुदूद के केसेस याद रखने हैं, वो हुदूद के केसेस कौन कौन से हैं, वो हुदूद के केसेस हैं हमारे पास, एक है हमारे पास जिना, एक है जिना बिल जबर, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास आ जाता है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के अलावा कज़फ, थेफ्ट, कज़फ, थेफ्ट, हरब्बा, और उसके अलावा आ जाता है आपका सेडिशन और अपोस्टेसी। ड्रिंकिंग 3-4 का जो केसेस होते हैं, कज़फ, ठीक है, उसके बाद है थेफ्ट, हरब्बा, और जो है सेडिशन, मुल्क के खिलाफ गद्दारी, और अपोस्टेसी, अगर कोई शख्स जो है आपका मुर्तद हो जाए। ये आपके हुदूद के केसेस हैं। यहाँ तक जो हमने पॉइंट क्लियर की है वो की है आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 17 के बीच का डिफरेंस। अब जो बीच के आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, देखिए जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल तो ये, जनरल रूल ने हमें ये बताया आर्टिकल नंबर 3 ने कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव द रेशनल आंसर। अब जो बीच के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 4 से लेके 16 तक जो रह गए, आर्टिकल 4 से लेके 16 तक जो आर्टिकल्स रहेगा उसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 4 से 16 तक कुछ यूं आर्टिकल्स की लिस्ट चलती है जो कि सवाल को सही तरीके से समझ भी सकते हैं और उनका दुरुस्त जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई नहीं है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। इसको आपने जो वर्ड याद रखना है, इट इज़ कॉल्ड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, या फिर आप इसको जो है प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। अब जो आर्टिकल नंबर 4 है, आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी जुर्म में गवाही देने के लिए।
तो आर्टिकल 4 ने क्या कहा कि जो जजेस हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस में आते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने एक आपको एक्सेप्शन भी बताई कि अगर उनकी हायर अथॉरिटीज़ उनको बुला लें और वो कहें कि यहाँ पर आप जो है गवाही दें, तो वहाँ पर वो गवाही दे सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 ने हमें क्या बताया? आर्टिकल नंबर 5 ने बताया कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कि आपकी शादी के दौरान जो भी, मैरिज के दौरान जो भी कम्युनिकेशन हुई है और उसके बाद आपकी उस वाइफ से तलाक हो जाती है, तो वो उसके बाद उसको डिस्क्लोज करे, तो वो भी जो आपकी कम्युनिकेशन है वो भी एक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अगर डिस्क्लोज कर भी देती है तो उसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 6 ने क्या बताया? अफेयर्स ऑफ स्टेट के जितने भी मामला आते हैं वो भी क्या है? वो भी आपके प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन में आते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। जो भी आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, वो सारे की सारी क्या है? वो सारी की सारी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 8 आ जाए। आर्टिकल नंबर 8 ने क्या बताया? इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, के कमीशन ऑफ ऑफेंस की जो भी इंफॉर्मेशन वो भी क्या है? वो भी आपकी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंस। उसके बाद आर्टिकल नंबर 9 की तरफ आया। अगर आर्टिकल नंबर 9 की तरफ आया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, जो भी आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं वो भी सारी की सारी क्या हैं? वो भी आपकी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 ने बताया कि आर्टिकल नंबर 9 टू अप्लाई इंटरप्रिटेटर्स, जो आप आर्टिकल नंबर 9 है वो उसके इंटरप्रिटेटर्स पर भी एप्लीकेबल होगा। प्रिविलेज, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, के जो भी आपकी प्रिविलेज है वो वॉलंटियरिंग एविडेंस पर वेव नहीं होगी। तो आर्टिकल नंबर आपका जो 4 है, 4 से लेके 14 तक आपकी सारी की सारी क्या है? प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस हैं। 9, 10, 11 ये सारे के सारे क्या हैं? ये रिलेट करती हैं आपके एडवोकेट्स के साथ, जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये याद रखना है कि जो एक एडवोकेट है वो प्रोटेक्ट करेगा अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को, और क्लाइंट है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने एडवोकेट की इन्फॉर्मेशन को। ये किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि देखें, अगर कोई भी क्लाइंट अपने एडवोकेट को ये बता दे कि ये जुर्म मैंने किया है या ये जुर्म मैं कर चुका हूँ, तो ये जो कम्युनिकेशन है उसकी क्लाइंट की आपस की, तो वो जो है कोर्ट के अंदर उसकी गवाही कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। फिर फर्दर इस आर्टिकल ने आगे जो है एलोबरेट इस चीज़ को किया कि जो आपके मुंशी वगैरह हैं, जो आपके क्लर्क्स वगैरह हैं, जो एडवोकेट के क्लर्क्स हैं, वो भी, उन पर भी ये एप्लीकेबल है कि वो भी उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर फर्दर लेट सपोज कि आपका एक एडवोकेट है, एडवोकेट अपने क्लाइंट को ये मशवरा दे दे कि आप ये जुर्म जाके कर लो, ये मशवरा दे दे या फिर उसको ये बता दे, तो फिर जो चीज़, जो बात आपके एडवोकेट पर एप्लीकेबल है वही उसके क्लाइंट पर भी एप्लीकेबल है। ये हमें किसने बताया? यही प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। प्रिविलेज भी याद कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 15 किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आर्टिकल नंबर 15 यूज़ होता है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कौन है? क्या अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट है या नहीं? देखें, जो वर्ड अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस का मतलब क्या है? शरीक जुर्म। देखें, जो वर्ड अकम्प्लिस है ये आता है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। आर्टिकल नंबर 16 सिंपल ये बताता है कि जो अकम्प्लिस है, शरीक जुर्म, ये भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, इसकी गवाही भी एक्सेप्टेबल है। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड ऑफ आंसरिंग इनक्रिमिनेट। अच्छा, एक आर्टिकल हमने स्किप किया, आर्टिकल नंबर 15, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस, कोई भी ऐसा सवाल जो आपको खुद मुजरिम बना दे। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे, अगर ए ने बी का मर्डर किया और यहाँ पर सी कह दे कि मैंने उनके रूम में जाके ये देखा कि ए ने बी का मर्डर किया, तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो ये सवाल कर सकती है सी से कि आप ये बताएं कि आप इनके रूम में कर क्या रहे थे।
अब ये अगर ये जवाब दुरुस्त जवाब दे तो हो सकता है कि ये डिक्लेयर हो जाए कि ये जो है क्या है, ये आपका अक्यूज बन सकता है इस चीज़ से। अक्यूज किस तरीके से बनेगा? अगर ये दुरुस्त जवाब दे दे कि हाँ मैं उधर चोरी करने गया था, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये मुजरिम बन जाएगा। ऐसा सवाल जो आपको खुद मुजरिम बना दे, तो ये एक जो है प्ली ले लेगा किस चीज़ के, आर्टिकल नंबर 15 की, कि किसी भी शख्स को उसके ज़ात के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाएं आप, यहाँ तक हमने जो अभी तक चीज़ें डिस्कस की हैं वो आर्टिकल 3, आर्टिकल 17 और उसके दरमियान जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स उसकी एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल ने ये बताया आर्टिकल नंबर 3 ने कि कोई भी गवाही दे सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 से लेके आर्टिकल नंबर आपके 16 तक जो भी थी उसकी सारी की सारी क्या थी, एक्सेप्शंस थी। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 18 जो सेकेंड चैप्टर, इसका नेक्स्ट चैप्टर है। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो किस चीज़ के साथ डील करता है, वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, के रेलेवेंट फैक्ट कब रेलेवेंट होंगे और कब इररेलेवेंट होंगे। अगर हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करें, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, अगर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो देखें, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फैक्ट जो होते हैं वो या तो होते हैं फैक्ट इन इशू, या फिर आपके क्या होते हैं, या फिर आपके होते हैं रेलेवेंट फैक्ट। गवाही या तो होगी फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक या होगी रेलेवेंट फैक्ट से मुतल्लिक, इन दो से रिलेटेड आपकी गवाही होगी। अब पॉइंट जो आपने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये याद रखनी है कि एविडेंस में बी टेकन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब फैक्ट इन इशू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि फैक्ट इन इशू क्या है, असली बात, असली मुद्दा। किस तरीके से मैंने बी को सी का मर्डर करते हुए देखा अपनी आंखों से, मैं रूम के अंदर इंटर हुआ और मैंने देखा कि वो सी को जो है मार रहा था, आइदर पिस्टल से मार रहा था, आइदर डंडे से मार रहा था, और उसके मारने से ही उसकी मौत हुई। ये मैंने क्या चीज़ देखी, ये मैंने देखा, जो मेरा देखना था ये क्या था, फैक्ट इन इशू, असली बात। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है कि जो फैक्ट से रिलेट करें, रेलेवेंट हो फैक्ट के साथ। रेलेवेंट किस तरीके से होंगे फैक्ट के साथ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मैंने बी को जो है जहर खरीदते हुए देखा, और जिस जहर से सी की मौत हुई वो ही जहर जो है बी खरीद रहा था। अब यहाँ पर पॉइंट ये देखें कि ये मैंने अपनी आंखों से उसको मर्डर करते हुए नहीं देखा, लेकिन बात एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट जो कि रेलेवेंट हो आपके उस ट्रांजैक्शन से। रेलेवेंट फैक्ट नीड्स नॉट टू बी प्रूव, जो आपके, अच्छा इररेलेवेंट फैक्ट क्या है, यहाँ पर मैं पॉइंट एक लिखना भूल गया, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट फैक्ट्स, जो इररेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं नीड्स नॉट टू बी प्रूफ्ड। इररेलेवेंट फैक्ट्स क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर कोई विटनेस आ जाए, वो ये कहे कि जिस टाइम पे सी का मर्डर हुआ उस टाइम पे ए तो जो है मेरे साथ कराची में था, या फिर कल तो है, कल जिस टाइम सी का मर्डर हुआ उस टाइम ए जो है मेरे साथ घूम रहा था। अब ये इररेलेवेंट बातें हैं, ये कौन सी बातें हैं, ये इररेलेवेंट बातें हैं जो आपके फैक्ट के साथ रिलेट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। तो आप घुमा फिरा के कोई तीसरी बात बीच में लेके आए, आपसे अदालत ये नहीं पूछ रही कि वो वहाँ पर था, वो कहाँ पर था, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रही कि आपने उसको मर्डर करते हुए देखा या नहीं देखा, लेकिन आप बात को घुमा रहे हैं, तो वो जो है इररेलेवेंट फैक्ट, एंड इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। उसके बाद आ जाएं आप, रेस गिस जाए, आर्टिकल नंबर 19 याद रखें कि जो इसका आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 19, रेस गिस चाय। रेस गिस चाय क्या है, रेस गिस चाय एक लैटिन टर्म है जो आपको कानूनी शहादत ऑर्डर की बैरट की वर्डिंग के अंदर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, थिंग्स क्लोजली डन, थिंग्स क्लोजली डन। अगर आपसे वो ये पूछे कि रेस व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ रेस गिस चाय, तो आर्टिकल नंबर 19 है। या फिर इसकी अगर मीनिंग पूछ ले, रेस गिस चाय मीन्स, तो इसकी है थिंग्स
क्लोजली डन। ठीक है, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 22, जो कि किस चीज़ के बारे में बात करता है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब ये वर्ड आइडेंटिफिकेशन पीरियड भी आपको जो है लैटिन ड्रम ही है, ये भी जो है आपको बैरक के अंदर नहीं मिलेगा। अब वहाँ पर कुछ बैरक के अंदर वर्डिंग कुछ और है, यहाँ पर क्या है आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होती है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मैंने एक शख्स को देखा जो कि यहाँ से चोरी करके भागा है, बैंक से चोरी करके भागा है, लेकिन मैं उस शख्स को जानता नहीं हूँ। अगर मैं उस शख्स को देखूंगा तो मैं उसको पहचान लूँगा, और वहाँ पर जहाँ जहाँ पर सारे के सारे मुजरिम खड़े हैं और मुझे दिखाया जाता है और मैं ये कहता हूँ कि यही वो शख्स है जिसने चोरी की थी। अब देखें, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो वर्ड आपने याद रखना है, वो वर्ड कौन सा याद रखना है, वो वर्ड सिंपली आपने किस चीज़ का याद रखना है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं और वो शख्स, उस शख्स को आप देखें और देखने से ही आप बता दें कि यही वो शख्स है जिसने चोरी की थी। अननोन, इसके लिए अगर आप सही वर्ड यूज़ करें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अननोन, या फिर जो है कोई भी ऐसा शख्स जो कि हैप्चुअल नहीं है, हैप्चुअल ऑफेंडर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपने अनदर थिंग एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या चीज़ है, वो है आपकी प्ली ऑफ एलिबाई। आर्टिकल नंबर 24 डील करता है किसके साथ, प्ली ऑफ एलिबाई। अब ये प्ली ऑफ एलिबाई क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई की मीनिंग क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई की मीनिंग है एल्स वेयर। अगर मैं ये कहूँ कि कल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ क्राइम या एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ क्राइम मैं जो है उस पॉइंट पर नहीं था, मैं कहाँ पर था, मैं कराची के अंदर था, और मैं प्ली ले लेता हूँ कि मैं कहीं और था, तो ये मैंने क्या ली, प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई का मतलब एल्सवेयर, मैं कहीं और था। अब यहाँ पर ऑलवेज टेकन बाय अक्यूज, यहाँ पे जो वर्ड आपने याद रखना है, ऑलवेज टेकन बाय अक्यूज्ड। प्ली ऑफ एलिबाई इज ऑलवेज टेकन बाय अक्यूज्ड, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इररेलेवेंट फैक्ट्स के जो पॉइंट है, इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो भी आपके इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए हमारे आर्टिकल 1 से लेकर 24 तक। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आज का आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, वो है एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन एंड कन्फेशन की तरफ जाने से पहले आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर जो चीज़ें रेलेवेंट थी, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो रेलेवेंट हैं। एक है आपका मोटिव, एक है आपका प्रीवियस कंडक्ट। देखें, प्रीवियस कंडक्ट क्या है और मोटिव क्या है। मोटिव का मतलब क्या है, वजह। अगर मैं कोई जुर्म करता हूं तो उसका कोई ना कोई मोटिव होगा। प्रीवियस कंडक्ट ये है, प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि यहाँ पर जो है एक मर्डर हुआ है, और ये मर्डर उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से आज से 2 महीने पहले सी के घर में सी ने मर्डर किया था, तो देखें अब जो सी का प्रीवियस कंडक्ट था वही कंडक्ट अभी आया है। डेट मीन्स के सी ने ही ये क्राइम, ये जो है मर्डर किया है, ये है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीवियस कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट के बाद प्रिपरेशन, आपकी जो प्रिपरेशन है ये भी रेलेवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पीरियड, हमने डिस्कस कर लिया, और प्रीवियस कंडक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। आइडेंटिफिकेशन पीरियड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेंज ऑफेंडर या फिर स्ट्रेंजर ऑफेंडर का वर्ड आप याद रख लें कि वो वर्ड आपको इस तरीके से दे सकता है कि स्ट्रेंजर ऑफेंडर इज नॉन बाय एनी पर्सन इन आइडेंटिफिकेशन पीरियड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखें, कंप्लीट बेयर एक्ट को अगर आप मिनिमम 2 से 3 बार स्टडी करेंगे,
सेल्फ स्टडी की सूरत में, तो आप अच्छे तरीके से वर्ड बाय वर्ड समझ सकते हैं। क्योंकि लेक्चर के अंदर क्या, ड्यूरिंग लेक्चर क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आज आपको बोर्ड पे वही चीज़ें समझानी है जो रिलेट करती हैं आपके एग्जामिनेशन से, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो आ जाता है आपका एडमिशन एंड कन्फेशन। अब ये एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है? सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड, वो ये है कि जो आपका एडमिशन है वो कॉन्सेप्ट है सिविल का, और जो कन्फेशन है ये है आपका क्रिमिनल। ये किस चीज़ का है? सिविल। पहली पॉइंट आपने ये याद रखनी है कि ये एडमिशन कब होता है? सिविल में। कन्फेशन कहाँ होता है? क्रिमिनल में। एडमिशन सबसे पहले ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, यहाँ पर भी हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी और डी की। अब ए बी सी और डी, इनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ डी हमें क्या बताता है कि हमने, डी कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ? मिस्टर एक्स के साथ। अब डी ने क्या कहा? हम चारों ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर एक्स के साथ। तो देखें जो एडमिशन है वो आपकी खुद की ज़ात के खिलाफ भी हो सकता है, और जो है आपके रेफर्ड पर्सन, आपके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, या फिर आपकी जितनी भी पार्टीज हैं उन सब के खिलाफ भी हो सकता है। यहाँ पर जो वर्ड आपने याद रखना है वो वर्ड क्या है? बाय, बाय पर्सन, बाय रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है? बाय पार्टी, सॉरी यहाँ पे वर्ड था बाय पार्टी, बाय रिप्रेजेंटेटिव, और फिर यहाँ पर आपने थर्ड पॉइंट जो याद रखनी है वो बाय रेफर्ड पर्सन। ठीक है, बाय पार्टी, बाय रिप्रेजेंटेटिव और बाय रेफर्ड पर्सन। एडमिशन, अब एडमिशन के से रिलेटेड एडमिशन है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो पॉइंट आपने याद रखनी है वो ये है कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। जितने भी आपके एडमिशन कन्फेशंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे एडमिशन ही होते हैं। लेकिन जो एडमिशन है वो सारे की सारी कन्फेशंस नहीं होती। क्योंकि देखें कन्फेशंस आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? कन्फेशंस आपके सिर्फ और सिर्फ होते हैं आपके क्रिमिनल के अंदर। एडमिशन कहाँ होते हैं? एडमिशन आपके सिविल के अंदर होते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि एडमिशन आप दूसरे के खिलाफ भी करते हैं। अब देखें कन्फेशन के अंदर अगर हम बात करें तो कन्फेशन होता है सिर्फ अपनी जात के खिलाफ। कन्फेशन सिर्फ अपनी खुद की जात के खिलाफ होगा, कन्फेशन सबके खिलाफ नहीं हो सकता। और कन्फेशन के अंदर यू कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम कन्फेशन। कन्फेशन के अंदर यू कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम confession but you cannot retract from admission। एडमिशन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट है एस्टॉपल का। अब ये एस्टॉपल क्या है? एस्टॉपल आर्टिकल 114 के अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एस्टॉपल मींस कि अगर कोई भी शख्स डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद उस पर एस्टॉपल लग जाता है सिविल के अंदर, कि वो जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता। लेकिन कन्फेशन क्या है? कन्फेशन के अंदर एक बार आपने कन्फेस कर लिया तो उसके बाद आप मुकर भी सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो वर्ड आपने याद रखने हैं, थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट। कन्फेशन से आप मुकरते हैं किस लिए हैं और किस वजह से मुकर सकते हैं? क्योंकि आपको या तो थ्रेट थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, या फिर इंड्यूसमेंट, इस वजह से आप अपनी बात से मुकर जाते हैं। यहाँ से एक सवाल लाजमी गेट के अंदर आता है कि कन्फेशन बिकम्स इररेलेवेंट। कन्फेशन जो है इररेलेवेंट कब बनता है? जब उसके अंदर थ्रेट आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, इंड्यूसमेंट आ जाए, तो फिर वो जो है आप उससे मुकर जाते हैं, मुकर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये, मिसाल के तौर पे ए था, ए ने गाड़ी से बी को मारा। अब ए ने जब गाड़ी से बी को मारा तो उसने देखा बी का तो मर्डर हो चुका है एक्सीडेंट की सूरत में। अब वो अपने
खुद के जो उसका ड्राइवर था उसको कहता है कि आप मेरी ड्राइविंग सीट पर आके बैठो, आपकी फैमिली का खर्चा भी मैं उठाऊंगा और आपको जेल से भी बाहर मैं खुद ही निकालूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ए है, यानी कि जिसने मर्डर किया है, वो बाद में अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है, या फिर जो ड्राइवर है वो ड्राइवर इस वजह से उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसको खौफ और डर था कि हो सकता है वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा दे। तो ये जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन क्या बन जाएगी फिर? ये कन्फेशन आपकी बन जाएगी इररेलेवेंट। एंड व्हेन देयर इज इररेलेवेंट फैक्ट नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है कि कन्फेशन बिफोर पुलिस, कन्फेशन बिफोर पुलिस, या फिर कन्फेशन कस्टडी इन कस्टडी ऑफ पुलिस। कन्फेशन बिफोर पुलिस, कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू। कि कन्फेशन पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन की कोई भी अहमियत नहीं है। ये हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए। कौन कौन से? एक किया हमने एडमिशन का और एक किया हमने कन्फेशन का। इन दोनों पॉइंट्स में से, इन दोनों क्वेश्चंस में से आपके इन यहाँ दो सवाल लाजमी आएंगे। अब देखें, लॉ गेट के अंदर अगर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर 20 मार्क्स हैं, डेट मीन्स कि आपके पास सवाल भी कितने आएंगे? 20 सवाल आएंगे। एक सवाल डेफिनेशंस क्लासेस में से, इंटरप्रिटेशन क्लासेस में से, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में से लाजमी आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर आपका 3 से लेके जो 17 तक के आर्टिकल हैं उसमें से सवाल आ सकता है। उसके बाद जो अभी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर से एक सवाल आ गया। एडमिशन एंड कन्फेशन में से 2 से 3 सवाल आ गए। उसके बाद आ जाए आप कन्फेशन। देखें, या तो कन्फेशन होता है आपका जुडिशियल या होता है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। वर्ड क्या याद रखना है? इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन होगा उसको हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। और जो कन्फेशन आपका मैजिस्ट्रेट से हटके, या तो फिर वो हो आपके पुलिस के सामने या फिर वो हो डॉक्टर वगैरह के सामने, वो सारे के सारे क्या हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। अब यहाँ पर वर्ड याद रखना है इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो आपने याद रख लिया। सेकंड चीज है जुडिशियल कन्फेशन इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। जो आपका जुडिशियल कन्फेशन है ये बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है, और जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है इज द वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। ये पॉइंट आपने यहाँ तक याद रखनी है। उसके बाद जो पॉइंट याद रखनी है, जो एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 46 सब क्लास 1, जो किस चीज़ के बारे में डील करता है? डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन ये है कि कोई भी शख्स जो मर रहा है उसकी मौत वाक़ई होने से पहले, मरने से पहले वो कुछ अल्फाज कह जाए इस सूरत में कि मुझे इसने मारा है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कह दे कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, और बी मरने से पहले ये बयान दे दे कि मेरा मर्डर ए ने किया है, डेट मीन्स के उसके बयान की एविडेंटरी वैल्यू है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मरता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे पास एक लैटिन मैगजीन है जो ये कहता है अ डाइंग पर्सन डज नॉट टेल अ लाई, कि मरता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। और दूसरी चीज ये कि इसको डाइंग डिक्लेरेशन को उर्दू में हम कहते हैं मौत के वक्त का बयान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल का नंबर भी आपने याद रखना है, आर्टिकल नंबर 46 का क्लास 1। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अंदर आता है 59 आर्टिकल, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाने से पहले कुछ और इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करते चलेंगे। वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो आर्टिकल्स आपके आ जाते हैं स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब वो कौन कौन से रेलेवेंट है, कब कब रेलेवेंट है और कब कब रेलेवेंट नहीं है। सबसे पहली पॉइंट तो आपने ये याद रखनी है कि एंट्रीज इन बुक और अकाउंट्स, जो भी आपकी बुक और अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो सारी की सारी आपकी रेलेवेंट हैं। उसके बाद जो आपके मैप्स चार्ट्स वगैरह हैं, जितने भी प्लान्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे कब रेलेवेंट होंगे, कब रेलेवेंट नहीं होंगे। उसके बाद हाउ मच
ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें से कितने स्टेटमेंट का कौन सा हिस्सा और कितने हिस्से को साबित करने की ज़रूरत है। देखें, एक पॉइंट आप याद रखें कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट के अंदर आपको किसी एक पर्टिकुलर केस लॉ को साबित करना है, अब जब आपने किसी एक पर्टिकुलर केस लॉ को साबित करना है, जिस बुक में से साबित करना है वो पूरी की पूरी बुक साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस बुक का वो हिस्सा जो आपके केस के साथ रेलेवेंट है उसको साबित करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर कोई भी मैं ऐसी बात कह दूं जो कि सेडिशन में काउंट हो। अब जो मेरी बात सेडिशन में काउंट हो, मेरी वो बात सिर्फ और सिर्फ मेरी बात का, मेरी वो पर्टिकुलर पॉइंट और जो मेरी वो बात है वही अगर आप साबित कर जाएं तो वही काफ़ी है, पूरी की पूरी स्पीच को साबित करना नेसेसरी नहीं है। तो ये हमें किसने बताया? ये सारे के सारे हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं ये हैं आर्टिकल 48 से लेके 58 तक, जो हमें बताते हैं कि आपकी बात का कितना हिस्सा साबित करने की ज़रूरत है और कितना हिस्सा साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और जो है आपके चार्ट्स, एंट्रीज ऑफ बुक्स, ये सारे के सारे कब रेलेवेंट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर आपने वर्ड याद रखना है स्किल्ड पर्सन। कोई भी स्किल्ड पर्सन, लेकिन स्किल्ड पर्सन को भी फर्दर उसने एलोबरेट किया, उसने डिफाइन किया कि स्किल्ड पर्सन के अंदर आपका साइंस, आर्ट या फिर आपका फॉरेन लॉ, जो शख्स इन तीनों में से किसी एक पर महारत हासिल रखता है वो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन स्किल्ड पर्सन की डेफिनेशन में फॉलो करेगा। अब लास्ट टाइम उसने जो डेफिनेशन दी कि जो आपका लोकल लॉ है, लोकल लॉ, एनी पर्सन है स्किल्ड इन लोकल लॉ इज एक्सपर्ट ओपिनियन, तो उसका जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को एलोबरेट किया कि जो आपका फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट्स हैं वही आपके एक्सपर्ट ओपिनियन काउंट होंगे। उसके बाद इन रिलेशन वेन पर्सन हु हैज सोर्स ऑफ एनी रिलेशन। देखें, एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर एक ऐसी बात भी आ सकती है, मिसाल के तौर पे अगर एक्सपर्ट ओपिनियन में अगर कोई शख्स ये पूछे कि मेरी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन देगा? अब यहाँ पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देगा, यहाँ पर वो शख्स देगा जो मेरे फैमिली का मेंबर हो। तो वो शख्स क्या? वो शख्स इन रिलेशन है मुझसे, इन रिलेशन है, तो वो शख्स सही तरीके से जवाब दे सकता है। उसके बाद एक कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, कि जो आपका कैरेक्टर है कब रेलेवेंट होगा, क्रिमिनल के अंदर और सिविल के अंदर। अब देखें, क्रिमिनल के अंदर और सिविल के अंदर आपके कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा और कब इररेलेवेंट होगा। तो जो आपका सिविल है, सिविल के अंदर इन सिविल केसेस गुड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट, सिविल के अंदर गुड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट, बट वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो सिविल के अंदर रेलेवेंट हो भी सकता है in which cases only on in civil damages केसेस, जो आपके डैमेजेस के केसेस हैं उनके अंदर आपका जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट है। उसके बाद क्रिमिनल के अंदर गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, इन क्रिमिनल आपका गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, गुड कैरेक्टर आपका रेलेवेंट है क्रिमिनल मैटर के अंदर। ये हमने किस चीज़ का पॉइंट डिस्कस किया? आपके कैरेक्टर के पॉइंट को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सी पॉइंट है? वो है काइंड्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस की कौन कौन सी काइंड्स हैं? देखें, एविडेंस की दो काइंड्स हैं, एक है ओरल और एक है डॉक्यूमेंट्री। इंटरप्रिटेशन क्लासेस के अंदर ही हम जो है उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लाइट टच व्यू लिया था, लेकिन इसको अब हम फर्दर एलोबरेट करेंगे कि ओरल एविडेंस क्या है और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। अगर हम ओरल एविडेंस की बात करें, डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस आपका हमेशा होता है डायरेक्ट,
ओरल एविडेंस इज ऑलवेज डायरेक्ट एविडेंस। और जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा होता है, खैर उसको आगे चल के देखते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ओरल एविडेंस और एक होता है आपका, ओरल एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट होता है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, और एक होता है आपका हेयरसे एविडेंस। अब ये हेयरसे एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। किस तरीके से? मैं अगर ये गवाही दूं कि मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा, तो मैंने खुद देखा हो। अब इनडायरेक्ट या फिर हेयरसे एविडेंस क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बी से सुना कि ए ने सी का मर्डर किया है, मैंने किसी से सुना। अब ये जो सुनी सुनाई बात है, तो कानून में सुनी सुनाई बात की कोई भी अहमियत नहीं है। हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। सुनी सुनाई बात की कोई भी अहमियत नहीं है। बट वेयर देर इज एन जनरल रूल देर इज एन एक्सेप्शन। जहाँ पर जनरल रूल होगा वहाँ पर उसकी एक्सेप्शन भी मौजूद होगी। तो जनरल रूल क्या है? हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, बट देर आर सम एक्सेप्शंस विच आर इज डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन, और तीसरा हमारे पास आ जाता है शहादत अल शहादा। डाइंग डिक्लेरेशन, जो आपका मरता हुआ शख्स था वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, पहली पॉइंट ये। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ये भी आपका जो है क्या है, सुनी सुनाई बात है। उसके बाद आ जाते हैं आपका शहादत अल शहादा। मिसाल के तौर पे आपका जो मिस्टर अली है, अली जो है वो उसने किसी को मर्डर करते हुए देखा बी का, लेकिन वो जो है आउट ऑफ कंट्री चला गया, वो अपनी जगह पे किसी और शख्स को भी भेज सकता है शहादत रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आपने जो वर्ड याद रखना है वो है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जहाँ पर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात होगी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एक्सेप्टेबल है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ए और बी के बीच में कोई भी एक डिस्प्यूट अराइज होता है, और बी जो है वो ओरल एविडेंस पेश करता है और ए जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करता है, तो यहाँ पर ज़्यादा अहमियत किसकी होगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होगी। उसके बाद वेयर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही जो है सबमिट होगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या तो आपका होगा प्राइमरी या होगा आपका सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है? देखें, जो वर्ड प्राइमरी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओरिजिनल। और इसका मतलब सेकेंडरी का मतलब क्या है? सेकेंडरी का मतलब है आपका डुप्लीकेट या फिर फोटोकॉपी। अब सबसे पहले बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस। और जो वीकेस्ट पीस है क्या है? वो है आपका फोटोकॉपी। लेकिन फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पर साबित किया जा सकता है, कहाँ पर उसको लाया जा सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस या तो होगा डॉक्यूमेंट्स, या तो होंगे प्राइमरी या होंगे सेकेंडरी, या फिर आपके होंगे पब्लिक या फिर आपके होंगे प्राइवेट। अब यहाँ पर जो मेन सवाल यहाँ पर पूछता है वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर वो पूछता है कि इसके आर्टिकल बताएं। इसके आर्टिकल हैं आपके पास 73, 74, उसके बाद 85 और उसके बाद 86। ये इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स आपने याद रखते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चंस के अंदर जो आपके गेट के एग्जाम्स होते हैं, उसके एग्जाम के अंदर वो सिर्फ आपसे यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि डिफाइंड दिस आर्टिकल, इट्स आर्टिकल के प्राइमरी एविडेंस इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल, 73, 74, 75, 76। तो आपने इसके आर्टिकल को याद रखना है। उसके बाद जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो कौन से हैं? विच रिलेट्स टू गवर्नमेंट।
and other documents which does not relates to गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के साथ रिलेट ना करे वो प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट के साथ रिलेट करे वो क्या है, वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये आपने पॉइंट याद रखनी है आर्टिकल 73, 74, 70, 85 और 86 से रिलेटेड। उसके बाद प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। और उसके बाद अब एक और पॉइंट आपने याद रखनी है कि जो आपके प्राइमरी एविडेंस हैं, प्राइमरी एविडेंस के अंदर अगर कोई सेवरल इन पार्ट है, ठीक है, या फिर आपका जो है काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट किस तरीके से कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने एक शख्स को कहा कि मेरी गाड़ी आप 20 लाख में ले लें, और वो आपको काउंटर ऑफर करे कि मैं जो है 15 लाख में बेचूंगा, तो ये यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके पास एक और डॉक्यूमेंट पड़ा है, आपके पास एक और डॉक्यूमेंट पड़ा है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर डिफरेंट है उन सबको इकट्ठा करके वो जो है आप एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। उसके अलावा लिथोग्राफ। लिथोग्राफ क्या होता है? लिथोग्राफ कपड़े वगैरह, बैनर वगैरह पर पहले अक्सर क्या होता था कि कपड़े बैनर वगैरह पर बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे, तो वो जो है लिथोग्राफ का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर आपने जो कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेकेंडरी के अंदर आ जाता है आपका फोटोकॉपी या फिर एनी मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? मिसाल के तौर पे अगर कोई भी लेट सपोज के फोटोकॉपी क्या है, फोटोकॉपी मैकेनिकल प्रोसेस से गुजर के ही तो उस प्रिंट की फोटोकॉपी होती है, ओरिजिनल की फोटोकॉपी होती है। अब आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पेश कर सकते हैं? आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं जहाँ पर आपका जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट या तो बल्कि हो, या तो नुमेरियस हो, या तो एडवर्स पार्टी के पास हो। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि या तो एडवर्स पार्टी के पास हो, या बल्कि हो, न्यूमेरिकल हो, और जो है वजनी हो, उसको उठाया ना जा सके। अब जनरल रूल ने हमें ये बताया कि प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस, बट वेयर द प्राइमरी एविडेंस इज लॉस्ट, जहां प्राइमरी एविडेंस गुम हो जाए वहां पर, या इसके जो है अदर मैंने आपको बता दिए कि बल्कि हो, न्यूमेरियस हो, और या फिर पोजीशन में हो एडवर्स पार्टी की। उसके बाद प्रिजम्पशंस, कुछ प्रिजम्पशंस को हम डिस्कस करेंगे, कुछ मफरूज है। अब ये प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन का जो एक्चुअल वर्ड की मीनिंग है वो है मफरूज है, कानूनी मफरूज है। प्रिजम्पशंस ये स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 90 से। अब यहाँ पर प्रिजम्पशंस के अंदर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो आपके 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पर किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो प्रिज्यूम किए जाएंगे कि ये ओरिजिनल हैं। वो क्या है? वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फर्दर उसने बताया कि जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ के जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं उसकी जेन्युइननेस कब जो है प्रिज्यूम की जाएगी। उसके बाद एनी डॉक्यूमेंट पास बाय गवर्नमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से पास हुआ हो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल करेक्ट है। मैप्स, प्लान्स, चार्ट्स वगैरह XYZ ये सारे के सारे इन सब को प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब ये सब के सब क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल नंबर 110 से लेके 1112 तक जो है आपके पास फैक्ट विच नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट्स विच नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड, कि वो कौन से हकाइक हैं जिनको प्रूव साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट विच नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। एक है हमारे पास एडमिटेड फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, और एक आ जाता है हमारे पास कि जो जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स हैं, जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स। अब ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स क्या हैं? जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स ये हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जो 28 दिसंबर है, या फिर जो 28 दिसंबर 2021 है उसको बैंक की हॉलीडे थी, या फिर 28
दिसंबर को जो आपकी कोर्ट थी वो क्लोज थी, तो ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये जुडिशियल एबल नोटिसेबल फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट खुद ही साबित करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 113 से 1116 तक। आर्टिकल 113 से लेके 116 तक है स्टॉपल। स्टॉपल क्या है? स्टॉपल मीन्स टू स्टॉप समवन। अगर कोई भी शख्स डिक्लेरेशन करे किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, मैं ये कागजात जो है इसके नाम करता हूँ, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि ये मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर रहा हूँ या कर देता हूँ, XYZ कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन, उसके बाद अगर कोई शख्स उसको प्रूव करे या फिर जो है उसके लिए कोई भी एक एक्शन ले, तो फिर वो क्या है, वो उसके उसके साथ जो है लग जाता है आपका स्टॉपल। इसका आर्टिकल 1114 से लेके 116 तक है। स्टॉपल क्या मतलब है? टू स्टॉप समवन, किसी को रोक देना, किसी को रोक देना। जो शख्स डिक्लेरेशन कर दे उसके बाद वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 117 से लेके 127 तक। 117 से लेके 127 तक ये 10 आर्टिकल किस चीज़ के साथ डील करते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ को हम यूँ कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ। 12 सबूत के जो प्रूफ है, यानी कि जो बर्डन है, 12 सबूत है, वो किस पर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ पर्सन हु इंटेंड्स कोर्ट में गिव डिसीजन इन हिज फेवर। जो शख्स जैसे प्लेंटिफ है, वो कोई भी शख्स केस लेके आता है, प्लेंटिफ केस लेके आता है और वो ये चाहता है कि जो कोर्ट है, अदालत है, वो अदालत उसके फेवर में केस सुनाएगी। तो कोई भी शख्स, एनी पर्सन हु इंटेंड्स कोर्ट में गिव डिसीजन इन हिज फेवर, तो वो जो है क्या है, वो अब बर्डन प्रूफ उस पर एप्लीकेबल है, यानी कि 12 सबूत उस पर होगा। लेकिन ये शिफ्ट कब होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ आपके जो है प्रोसिक्यूशन से, अच्छा क्रिमिनल के अंदर वर्ड याद रख लें, क्रिमिनल के अंदर प्रोसिक्यूशन पर है और आपका सिविल के अंदर आपके प्लेंटिफ के ऊपर। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन से अक्यूज पर कब शिफ्ट होगा? प्लेंटिफ से अक्यूज्ड पर तब शिफ्ट होगा जब अक्यूज्ड कोई प्ली ले ले। प्ली किस तरीके से ले? मिसाल के तौर पे अगर अक्यूज जो है टेक्स प्ली, कोई भी किसी किस्म की प्ली ले ले कि मैं वहाँ पर नहीं था, एल्सवेयर था, प्ली ऑफ एलिबाई ले ले, या फिर जो है वो जो हमारे पास जनरल एक्सेप्शंस पीपीसी के अंदर डिफाइन है उसमें से कोई भी एक प्ली ले ले, तो फिर जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है ये शिफ्ट हो जाएगा किस पर? अक्यूज पर। उसके बाद आ जाएं आप आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 किस चीज़ के साथ डील करता है? लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड कि कोई भी बच्चा लेजिटिमेट कब होगा, इसके लिए आपने एक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक वर्ड याद रखना है कि कोई भी बच्चा जो शादी के बाद 6 महीने के बाद पैदा हो जाए, वो बच्चा जायज़ है, वो बच्चा लेजिटिमेट है। या फिर कोई भी ऐसा बच्चा जो कि हस्बैंड और वाइफ के तलाक होने के या फिर जो है हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ के 2 साल वाइफ के 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि तलाक होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो भी लेजिटिमेट है। और शादी के फ़ौरन बाद 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो भी लेजिटिमेट है। यानी कि 6 महीने से लेके 2 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो उस बाप का बच्चा है जिससे उस औरत की शादी हुई है, बशर्ते कि उस औरत ने किसी और से शादी तलाक के बाद या फिर जो है उसके मरने के बाद शादी ना की हो। अब ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो कि 6 महीने बाद पैदा हो जाता है, अक्सर सतमाया बच्चे भी तो होते हैं जो कि 7 महीने के अंदर पैदा हो जाते हैं, वो भी तो लेजिटिमेट हैं। और 2 साल के अंदर देखें, यहाँ पर आपने जो पॉइंट याद रखनी है वो ये पॉइंट है कि बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन जितने महीनों के बाद वो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे की मेंटल और फिजिकल, सॉरी मेंटल नहीं, फिजिकल जो बॉन्स है, फिजिकल जो हेल्थ है वो भी उतने महीनों की हो। अगर 7 महीने में पैदा हुआ है तो उसकी हेल्थ आपको बता रही हो कि ये जो है सतमाया बच्चा है, ये 9 महीना नॉर्मल बच्चा नहीं है। अगर कोई बच्चा 12 महीने में पैदा होता है दैट मीन्स कि आपको वो बता रहा हो अपनी फिजिकल हेल्थ से कि वो जो है 12 महीने उस माँ के पेट के अंदर रहा है।
अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 129 प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशन आर्टिकल 129 किस चीज़ के साथ डील करता है? प्रिजम्पशन के बारे में। जिसके पास मिसाल के तौर पे प्रिजम्पशन, अब यहाँ पर कोर्ट या फिर जो पुलिस है वो ये प्रिज्यूम करेगी, मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर है या फिर चोर नहीं भी है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि चोरी की है, तो जो आपकी पुलिस है वो ये प्रिज्यूम करेगी कि ये जो चीज़ है ये चोरी की हो और ये शख्स खुद भी एक चोर है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 132 से लेकर 135 एग्जामिनेशन। 132 से लेकर 135 एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन यहाँ से आपके एक या दो सवाल लाजमी आएगा। एग्जामिनेशन या तो होगी एग्जामिनेशन इन चीफ, आपने अक्सर सुना होगा चीफ रिकॉर्ड हो रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ, या फिर आपकी होगी क्रॉस एग्जामिनेशन, या फिर आपकी होगी री एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है और री एग्जामिनेशन क्या है? वर्ड आपने याद रखना है कि जो आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ है ये कौन रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है आपकी कॉलिंग पार्टी, और जिसके खिलाफ रिकॉर्ड की जाती है वो होती है आपकी एडवर्स पार्टी। जो पार्टी आपके विटनेस को बुलाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉलिंग पार्टी कहा जाता है। और दूसरी पॉइंट ये कि जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन है वो किससे, वो कौन करता है? क्रॉस एग्जामिनेशन आपका करता है एडवर्स पार्टी। अब अगर एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान अगर आप एक पॉइंट भूल गए हैं अपने क्लाइंट से पूछना, अपने विटनेस से पूछना, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अपने ही क्लाइंट से आप जो है री एग्जामिनेशन करेंगे। री एग्जामिनेशन कब होती है? जब आपकी एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद लास्ट में रिकॉर्ड होती है री एग्जामिनेशन। आपने इसकी एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्या रिकॉर्ड होता है? उसके बाद रिकॉर्ड होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसके बाद रिकॉर्ड होता है आपका री एग्जामिनेशन। उसके बाद आ जाएं आप, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है आज का वो है आर्टिकल नंबर 136 से लेकर 139 तक। 136 से लेकर 139 तक, जिसको हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस क्या है? वो क्वेश्चंस जो लीड करें, दोज क्वेश्चंस विच लीड्स टुवर्ड योर आंसर। कि अगर कोई भी शख्स ये सवाल पूछे कि अपने ही क्लाइंट से, या फिर अपने क्लाइंट को ये कहे उस बारे में बताओ जो आप मुझे बता रहे थे, दैट मीन्स कि यू आर लीडिंग यूर विटनेस, आप अपने विटनेस को लीड कर रहे हैं, तो फ़ौरन ही आपके जो एडवर्स वकील होते हैं वो ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड कह देते हैं, या फिर जो है किसी भी सूरत में ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका लीडिंग क्वेश्चंस। तो लीडिंग क्वेश्चंस कब रिकॉर्ड होते हैं? देखें, लीडिंग क्वेश्चंस that leads toward answer cannot be asked by calling party, और जो है कॉलिंग पार्टी कभी भी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती। अब लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जा सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस कैन ओनली बी आस्क्ड विद द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, पहली पॉइंट। और लीडिंग क्वेश्चंस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकते हैं अपने क्लाइंट से कि एडवर्स पार्टी के क्लाइंट से, एडवर्स पार्टी ही पूछ सकती है कि यस और नो के अंदर आंसर देना। आपने अक्सर सुना होगा कि जवाब देना सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना की सूरत में। तो ये क्या है? ये जो हाँ और ना की सूरत में सवालात हैं वो हैं लीडिंग क्वेश्चंस। उसके बाद आर्टिकल 150। अब जो आर्टिकल 150 है ये किस के साथ डील करता है? ये हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? जब आपका गवाह बिक जाए या फिर आपके गवाह को एडवर्स पार्टी खरीद ले। हॉस्टाइल विटनेस, आर्टिकल 150। हॉस्टाइल विटनेस के अंदर जो वर्ड है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या है? मुनहर्रिफ गवाह। इफ यू कैन क्रॉस योर ओन विटनेस इफ ही इज हॉस्टाइल, अगर आपका अपना ही विटनेस हॉस्टाइल हो जाए, अगर आपको अपने क्लाइंट को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन लेंगे, कोर्ट की मर्जी लेंगे कि मुझे अपने ही क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, बिकॉज माय क्लाइंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल। उसके बाद आर्टिकल 151, इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस। अगर कोई ऐसा विटनेस है
जिसका आपको लगता है कि ये सही विटनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने क्लाइंट से, आप अपने किसी भी, लेट्स सपोज़ मिसाल के तौर पे आप जो है एक विटनेस से ये पूछें कि आप ये बताएँ कि उस वक़्वे पर उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, और वो कहता है मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। या फिर आप ये बताएँ कि आपको जब उसने किडनैप किया तब कितने दिन तक आपको रखा? वो कहता है मुझे ये तो याद नहीं है। दैट मीन्स कि उस वो जो है आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर रहे हैं। तो जो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर रहे हैं, टू शेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट। उसके बाद है प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, मिसाल के तौर पे वो क्या कहता है, एक स्टेटमेंट देता है और वो ये कहता है कि मैंने ये देखा था कि ए जो है बी को मार रहा था, ए ने बी का मर्डर किया। उसके बाद फिर वो अपनी बात से रिट्रैक्ट कर जाए, फिर जो है आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक किया और उसने कुछ और बात कही। जब उसने आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर दिया, जब उसने अपनी बात को रख दी, उसके बाद वो जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो दोबारा बदल नहीं सकती। उसके बाद आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल 155, रिफ रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी। अब ये रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी क्या है? मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर आपके पुलिस ऑफिसर्स, हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, इनसे ये कहा जाता है कि आप ये बताएं कि आपने इस शख्स को एट द सीन ऑफ क्राइम यहाँ से गुजरते हुए देखा या नहीं देखा। अब वो ये कहते हैं कि हमने इसकी एंट्री तो की थी लेकिन इसका नाम मुझे भी याद नहीं है। अगर आप मुझे वो डॉक्यूमेंट, अगर आप मुझे वो रजिस्टर ले आएँ जिस रजिस्टर पे मैं एंट्री करता हूँ, तो बेशक मैं आपको इसका नाम करेक्ट बता दूंगा। अगर वो रजिस्टर मंगवाया जाता है, अब उस रजिस्टर से वो चीज़ पढ़ता है, देखता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी। और जो आपकी अपोजिट पार्टी है उसके पास ये राइट है कि वो उस डॉक्यूमेंट या रजिस्टर को भी देख सकता है। उसके बाद आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 ने आपने याद रखना है क्वेश्चन बाय कोर्ट, क्वेश्चन बाय कोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 163 ओथ के हवाले से। और लास्ट जो हमारा आर्टिकल है आज का वो किस चीज़ के हवाले से, वो है आपका आर्टिकल 164 जो है मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न डिवाइसेस। सबसे पहले आर्टिकल 161 क्वेश्चंस बाय कोर्ट, के कोर्ट कैन पुट एनी क्वेश्चन बाय एनी पार्टी एट एनी टाइम। कि कोर्ट की डिस्क्रेशन है, कोर्ट किसी भी पार्टी से किसी भी टाइम पे कोई भी सवाल पूछ सकती है, एक्सेप्ट, यहाँ पर वर्ड क्या याद रखें, एक्सेप्ट कोर्ट कैन नॉट आस्क इंसल्टिंग और अनोइंग क्वेश्चंस। इंसल्टिंग और अनोइंग क्वेश्चंस आपके जो है नहीं पूछे जा सकते कोर्ट के ज़रिए से भी, और जो है आपके ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी आप जो है इंसल्टिंग और अनोइंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि ओथ, ओथ का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो है कसम लेता हूँ कि मैंने इस शख्स को 10 लाख रुपए दिए थे, अगर ये शख्स यहीं पर हलफ उठा ले, यहीं पर कसम ले ले कि मैंने इसको 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैंने इसको वो 10 लाख रुपए बख्श दिए, तो आर्टिकल 163 ने हमें इस ओथ के बारे में बताया कि अगर उस शख्स ने वो कसम ले ली तो आपको अपने मुकदमे से हाथ उठाना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 164 किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्टिकल 164 हमें बात करता है आपके किसके, मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में। मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपके मोबाइल्स आ गए, आपके कैमराज आ गए, आपके सीसीटीवी कैमरा आ गए, आपके मोबाइल फ़ोन्स, और जो जितनी भी आजकल की डिवाइसेस चल रही हैं, जैसे कि आप लैपटॉप्स वगैरह देख रहे हैं, आप जो है आईफोन्स के ये जो टैब्स वगैरह देख रहे हैं, मैकबुक्स, XYZ, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी आपकी आ जाती हैं किसके अंदर? मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिंपली कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की, हमने जो है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 166 के दरमियान जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले एग्जाम्स के अंदर, गेट के अंदर क्वेश्चन हैं, वही आज हमने डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, क्वेरी है जो मैंने स्किप कर दी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और जो है उससे रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स पे अलग से लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं।
फिर भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। देखें, गेट के लिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सजेस्ट करूँगा कि पैनिक ना हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपने क्या करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इन आर्टिकल्स को एटलीस्ट 1 से 2 बार एनी हाउ गो थ्रू लाज़मी करना है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ जो गेट के अंदर पासिंग रेशियो है वो इस इस बुक के अंदर ही कम है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर 20 मार्क्स हैं और कंप्लीट जो है आपका कानूनी शहादत ऑर्डर है। तो कानूनी शहादत ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।